हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 8 खाद्य सुरक्षा। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। माधोपुर गांव में रामू एक खेतिहर मजदूर है। रामू का सबसे बड़ा बेटा सोमू सरपंच के यहाँ 3 वर्षों से मवेशियों की देखभाल का काम करता है। सरपंच कभी कभार उसे कुछ पैसे देता है जो साल भर में कुल मिलाकर 1000 रुपये भी नहीं हो पाते हैं। सोमू के अलावा रामू के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। उसने अपनी बड़ी बेटी कमला की शादी 3 वर्ष पूर्व ही कर दी थी, जब वह 16 वर्ष की थी। आज उसका भी 2 वर्ष का एक बच्चा है। दूसरी बेटी सरला अभी 14 वर्ष की है। वह जन्म से ही कमज़ोर है। जन्म के समय उसकी माँ भी काफ़ी कमज़ोर थी। सरला घर पर ही अपने 3 छोटे भाइयों की देखभाल करती है। रामू की पत्नी 3-4 घरों में चौका बर्तन का काम करती है। फसल के मौसम में वह खेतों में काम कर कुछ रुपए कमा लेती हैं। जब कमला दोबारा गर्भवती हुई तब से उसकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी। बच्चा भी कमज़ोर पैदा होने के कारण जन्म के कुछ ही दिनों बाद गुजर गया। इस साल वर्षा न होने के कारण गांव में खेती का काम नहीं के बराबर है। पहले रामू खेती का काम न मिलने पर गांव के ही ईंट भट्टे पर काम करने चला जाता था, लेकिन अब उसके शरीर से भी अधिक मेहनत का काम नहीं हो पाता है। घर की माली हालत बिगड़ने पर बड़ा बेटा सोमू नौकरी की तलाश में शहर चला गया, लेकिन वहां भी उसे कई लोगों ने अवयस्क कहकर काम देने से इनकार कर दिया। सोमू 18 वर्ष का होने के बावजूद 14-15 वर्ष से अधिक का नहीं दिखता है। किसी तरह उसे एक होटल में 500 रुपये महीने की नौकरी मिली। इनमें से अधिकांश रुपए वह अपनी मां के इलाज और छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिए गांव भेज देता है। इधर कुछ दिनों से सोमू की तबीयत भी ठीक नहीं है। लंबे समय से परिवार को पर्याप्त भोजन नहीं मिलने से भी सभी कमज़ोर हैं। सामान्य रूप से उनका जितना वजन होना चाहिए उससे काफ़ी कम है। तो ऊपर दी गई रामू की कहानी सिर्फ उस अकेले की कहानी नहीं है। हमारे देश में कई ऐसे परिवार गांवों, कस्बों, शहरों और आस पड़ोस में आसानी से दिख जाएंगे। कुछ लोगों की स्थिति तो इनसे भी और दयनीय होती हैं। इस तरह के परिवार जिनके सदस्यों को बहुत लंबे समय तक पर्याप्त व पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, व जो अपने कुपोषण की वजह से उत्पन्न कमजोरी अपने आने वाली संतानों को भी देते हैं, उन्हें चिरकालिक भूख से ग्रस्त कहा जाता है। इसलिए ऐसे परिवार के लिए खाद्य सुरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कुपोषण। शरीर के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त आहार का लंबे समय तक न मिल पाना ही कुपोषण कहलाता है। कुपोषित माता पिता कुपोषित बच्चे को जन्म देते हैं। कुपोषित बच्चे अपने उम्र से कम दिखते हैं और उनका विकास रुक जाता है। आयु के अनुसार बच्चों के वजन और लंबाई में जिस अनुपात से वृद्धि होनी चाहिए उसमें असंतुलन आ जाता है। साथ ही उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आ जाती है। सामान्य बीमारियां जैसे बुखार, उल्टी, दस्त, घेंघा रोग, रतौंधी इत्यादि भी उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। आइए अब देखते हैं कुपोषण को कैसे पहचानें। तो आप कुपोषण को पहचान सकते हैं शरीर की वृद्धि को रुकना देखकर, खून की कमी का होना, मांसपेशियां ढीली होना या सिकुड़ जाना, शरीर का वजन कम होना, हाथ पैर पतले और पेट बड़ा होना या शरीर का सूजन, कमजोरी महसूस करना। महिलाओं में खून की कमी का होना व लंबे समय से कम भोजन मिलने की वजह से उनका वजन लगातार कम रहता है। भारत के संविधान में सभी व्यक्तियों को जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। किसी व्यक्ति के लिए भी बिना पर्याप्त भोजन के जी पाना न केवल मुश्किल है बल्कि निरर्थक है। आज भी हमारे देश में गरीब, बेरोजगारी, भूख आदि से उत्पन्न कुपोषण जैसे समस्याओं से काफ़ी लोग ग्रसित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 40% महिलाओं एवं 30% पुरुषों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषण के लक्षण पाए जाते हैं। ऊपर में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, बाईं तरफ कुपोषित परिवार हैं और दाईं तरफ वजन नापा जा रहा है उन परिवार के लोगों का।
बच्चे को सही आहार दिया जाए तो उसका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। आइए अब देखते हैं रोजगार की तलाश। आज भी समाज में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता। ग्रामीण क्षेत्रों में कई कृषक मजदूर, बंधुआ मजदूर, भूमिहीन मजदूर व ऐसे मजदूर हैं जो जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर ही निर्भर हैं। पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग व छोटे व्यवसायी भी इस वर्ग में शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ग्रामीण लोग ही इस बीमारी के शिकार हैं। शहरों में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। शहरी क्षेत्रों में इस वर्ग में ऐसे लोग शामिल हैं जो प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियमित श्रम बाजार में काम करते हैं। इन्हें केवल मौसमी कार्यों में ही काम उपलब्ध हो पाता है। इन्हें दैनिक मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये वर्ग रोजगार की दृष्टि से हमेशा असुरक्षित होते हैं क्योंकि इनकी आय या मजदूरी इतना कम होती है कि वे मात्र जीवन निर्वाह ही मुश्किल से कर पाते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों का भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता कम होती है। वे खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित हैं। गरीब लोगों की आय बहुत कम होती है जिससे वे सिर्फ जीवित ही रह सकते हैं। आय में वृद्धि के लिए काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। फिर भी उनको रोजगार का समुचित अवसर नहीं मिल पाता। इसलिए सरकार अपने सामाजिक दायित्वों के तहत गरीब लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए रोजगार योजनाएं चला रही हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पूर्व इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था। इसके तहत सरकार कार्य के इच्छुक लोगों को उनके पंचायत क्षेत्र सीमा के आसपास एक वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देती है। इस योजना में ग्रामीण बेरोजगार अपने निकट स्थान पर काम की मांग कर सकते हैं। इस तरह की सरकारी योजनाएं ग्रामीण निर्धनता को कम करने का प्रयत्न कर रही है। आइए अब देखते हैं खाद्य सुरक्षा के आयाम। तो पहला है देश में प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन और सरकारी अनाज भंडारों में खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक। दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्य का खाद्यान्न उपलब्ध। और तीसरा है लोगों के पास अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध। आइए अब देखते हैं भंडारण। भारतीय खाद्य निगम अथवा एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा लोगों को अनाज, गेहूं और चावल दिए जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न उत्पादन वाले राज्यों के किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उसकी फसल के लिए पहले से ही घोषित कीमत दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा एमएसपी कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बुआई के मौसम से पहले ही सरकार प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। इसे बफर स्टॉक कहते हैं। भारतीय खाद्य निगम के इस बफर स्टॉक को सरकार राशन की दुकानों के माध्यम से समाज में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। आइए अब देखते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति। राशन की दुकान पर सुबह सुबह लोगों की खूब भीड़ लगी थी। मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा था। लोग दुकानदार को ताने दे रहे थे, ब्लैक में बेचता होगा। और दुकानदार कहता है, मैं कहाँ से लाऊं? मेरे घर पर तेल का कुआं है क्या? सरकार कोटा पूरा नहीं कर रही है और गाली मुझे सुनने पड़ रही है। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांव, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। बिहार में माह दिसंबर 2010 में कुल 42,471 राशन की दुकानें, जिसे कि जन वितरण प्रणाली की दुकानें भी कहते हैं, कार्यरत थी। इन दुकानों में सरकार के द्वारा खाद्यान्न के अलावा मिट्टी का तेल भी कम दाम पर बेचा जाता है। इसके तहत राशन कूपन और केरोसिन तेल कूपन से कोई भी परिवार प्रति माह इनकी एक निश्चित मात्रा निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। सरकार की ओर से बीपीएल परिवारों के लिए अनुदानित दर पर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से खाद्यान्न का मासिक आवंटन प्राप्त होता है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत 5.22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम गेहूं एवं 6.78 रुपये प्रति किलो की दर से 15 किलोग्राम चावल प्रति परिवार प्रति माह उपलब्ध कराया जाता है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी। निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था, लेकिन अब इसमें निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए वस्तुओं का अलग अलग मूल्य रखा जाता है। इस प्रणाली ने देश के अनाज की अधिक पैदावार वाले क्षेत्रों से कम पैदावार वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भूखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त आमतौर पर इससे निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों पर रोक भी लगाई जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। हमारे देश में अनाजों से ठसाठस भंडारों के बावजूद भूखमरी की घटनाएं हो रही हैं। एफसीआई के भंडार अनाज से भरे हैं, कहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं। गोदामों से राशन दुकानों तक अनाज पहुंचाने में भी काफ़ी हेराफेरी की जाती है। राशन दुकानदारों द्वारा भी इन अनाजों के बड़े पैमाने पर कालाबाजारी की जाती है। आइए अब देखते हैं मध्याह्न भोजन योजना। यह सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए विद्यालय में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा सही मायने में गरीब और कुपोषित लोगों की मदद हो सके, इसके लिए जरूरी है कि इसकी कमियों को दूर करने के लिए सरकार अनाज के भंडारण की उचित व्यवस्था व राशन दुकानों तक सामग्री सही समय पर सुचारू रूप से पहुंचाने की व्यवस्था करे। इसके बाद सही मूल्य और मात्रा में लोगों को खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास भी करे। आइए अब देखते हैं गरीबी रेखा। भारत सरकार उन लोगों को गरीबी रेखा से नीचे मानती है जो उसके द्वारा निर्धारित न्यूनतम आर्थिक स्तर के नीचे हो। ये लोग सरकारी मदद जैसे कम दाम पर खाद्य प्राप्त करने के हकदार होते हैं। अलग अलग राज्य इसे तय करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। यह रेखा ग्राम और शहर निवासियों के लिए भी अलग अलग निश्चित की जाती है। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।